So we'll discuss about here MSc class 1 and MSc class 2. ठीक है. So what is MHC? So as we know MHC क्या होता है आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. तो every mammalian species possesses a tightly linked cluster of genes. ठीक है. तो ये बहुत सारी जीन्स होती हैं जिसको मिलके हम क्या बोलते हैं MHC, and whose product play roles in intercellular recognition and in discrimination between self and non-self. क्योंकि ये जो MHC मॉलिक्यूल है ना, इन्होंने खुद के जो हमारे खुद के एंटीजेंस हैं उनको नहीं फॉरन रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि अगर उनको फॉरन रिकॉग्नाइज कर लिया फिर ये तो हमारे सेल्स को भी मारेंगे, और अगर हमारे सेल्स किल हो गए तो दैट विल लीड टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. ठीक है ना. सो इट हैज ए रोल इन intercellular recognition and discrimination between self and non-self. The MHC participates in the development of both humoral and cell-mediated immune response. ठीक है. देखो क्या होता है ना, सबसे मेन हमारे जो सेल है ना वो टी हेल्पर सेल है. कौन से सेल है? टी हेल्पर. ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जो टी हेल्पर सेल जब MSc क्लास 2 वाले एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? साइटोकाइंस. क्या बनाते हैं? साइटोकाइंस. और ये जो साइटोकाइंस होते हैं ना, ये आपके बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, यही आपके टीसी सेल को एक्टिवेट करते हैं, यही आपके मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं. ये आगे हम पढ़ेंगे भी सही. एक TH1 रिस्पॉन्स होता है, एक TH2 रिस्पॉन्स होता है. बट अभी फिलहाल आप ये याद रखो, ऐसा नहीं होता है कि एक एंटीजन के अगेंस्ट सिर्फ एक ही टाइप का रिस्पॉन्स आता है. वो दोनों भी आ सकते हैं, एंटीबॉडी वाला भी आ सकता है, टी सेल वाला भी आ सकता है. बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सेल कौन से हैं? टी हेल्पर सेल. क्योंकि टी हेल्पर सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? साइटोकाइंस. ठीक है. ये हम आगे पढ़ेंगे. एक TH1 रिस्पॉन्स होता है, एक TH2, और वो किसको एक्टिवेट करते हैं? बी सेल, टीसी सेल और मैक्रोफेजेस. ठीक है. सो टी हेल्पर सेल से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बी सेल एक्टिवेट होंगे तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी, टीसी सेल एक्टिवेट होंगे तो आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी. ठीक है. अब ये जो बेसिकली यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम बता रखे हैं जिन्होंने बेसिकली इसके ऊपर वर्क किया था, गोरर एंड जॉर्ज स्नेल. दे एस्टैब्लिश दैट एंटीजेंस एनकोडेड बाय द जीन्स इन द ग्रुप डेजिग्नेटेड टू टुक पार्ट इन द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ट्यूमर्स एंड अदर टिश्यू. ये भी हम देखेंगे. वही है जैसे MSc क्लास 1 क्लास 2, ये उनके नाम थे. तो उसने क्या देखा कि अब वही चीज है ना, जैसे आपने कोई ट्यूमर सेल किसी के अंदर बने या आपने उसके अंदर ट्रांसप्लांट करे तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उसके लिए फॉरेन है. ठीक है. एंड अदर टिश्यू. तो स्नेल ने इनको क्या बोला आपका? दैट इज हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? H2. ये भी हम देखेंगे भी सही. ये क्योंकि ये उन्होंने माइस के ऊपर, जैसे माइस के अंदर जो आपका ये जीन्स होती हैं उसके क्लस्टर को बोलते हैं हम H2. माइस के अंदर जो MHC मॉलिक्यूल बनाता है, और ये माइस के अंदर होता है क्रोमोसोम 17 के ऊपर. किसके ऊपर होता है? क्रोमोसोम 17. ह्यूमंस के अंदर जो MHC को बनाने वाली जीन्स हैं, बेसिकली ह्यूमंस में इसे बोलते हैं हम HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. और ह्यूमंस के केस के अंदर MHC जो ये मॉलिक्यूल्स हैं क्लास 1 क्लास 2, इनको सिंथेसाइज करने वाली जीन्स होते हैं क्रोमोसोम 6 के ऊपर. जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सिंपली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो जीन्स हैं, क्लस्टर ऑफ जीन्स होती हैं. ठीक है. और माइस में क्या बोलते हैं हम? H2. और माइस के अंदर MHC को बनाने वाली जीन्स कौन से क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं? 17. और ह्यूमंस के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं? HLA, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 6. इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 6. HLA इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. ल्यूकोसाइट एंटीजन. और देखो इस वर्क के लिए जो स्नेल था, ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1980, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काम किया था. ये जो देखो यहाँ पर यही चीज मेंशन होगी कि जो MHC कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारी जीन्स होती हैं. अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा. विद इन ए लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ DNA. सो दैट इज क्रोमोसोम 6 इन ह्यूमंस, जिसे बोलते हैं हम HLA कॉम्प्लेक्स, और क्रोमोसोम 17 इन माइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? H2 कॉम्प्लेक्स.
ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जीन्स का कलेक्शन है। अब यहाँ पर जैसे ना क्लास भी अलग अलग होती हैं, जैसे एक, अब मेन तो चलो हम 1 2 डिस्कस करते हैं, बट एक 3 भी होती है, ठीक है। तो क्लास 1 बेसिकली जो होती है, इट इज जो क्लास 1 MHC एनकोड जीन और एनकोड ग्लाइकोप्रोटीन एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ नियरली ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है। एंड द मेजर फंक्शन ऑफ क्लास 1 जीन प्रोडक्ट्स इज प्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड एंटीजन टू TC सेल, जिसे हमने क्या बोला है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, क्योंकि MHC क्लास 1 जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को, ठीक है। इसके अलावा जो क्लास 2 जीन्स हैं वो सिर्फ मेनली एक्सप्रेस होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे, मैक्रोफेजिस, डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी सेल्स। इसको आप MBD से याद रख सकते हो, MBD, मैक्रोफेज, बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स, ये 3 हमारे क्या होते हैं, APC। और ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं TH सेल और T हेल्पर सेल। सो बेसिकली T साइटोटॉक्सिक सेल्स बेसिकली MSC क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और T हेल्पर सेल्स आपके MSC क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये जनरली एक क्लास 3 भी होते हैं। ये जनरली ऐसे कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जिनका इम्यून फंक्शन में रोल होता है, या दे आर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड द मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसमें जनरली आप TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो क्लास 3 जीन्स होती हैं, ये कुछ मतलब दिस इज नॉट लाइक MSC क्लास 1 एंड 2, जैसे 1 और 2 तो हमने पढ़ लिया ना कि वो क्या बनाते हैं। 1 तो मतलब अब इनके स्ट्रक्चर्स आप देखोगे तो MSC क्लास 1 न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होता है, MSC क्लास 2 आपका APC के ऊपर होता है, ठीक है। और जो क्लास 3 जीन्स हैं, इनका मेन काम, दे हैव सम, दे सिक्रीट सम प्रोटीन्स दैट हैव इम्यून फंक्शन and including the components of complement system and molecules involved in inflammation, ठीक है। ठीक है, ये अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे इनका। और यहाँ पर जैसे एक टर्म इसने बता रखी है, MHC इज हाईली पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। हाईली पॉलीमॉर्फिक का क्या मतलब है कि बहुत सारी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन और एलील एग्जिस्ट एट ईच लोकस अमंग द पॉपुलेशन। देखो ना, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हम सबका MHC डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब वही है ना कि आपके अंदर एलील अलग है, मेरे अंदर अलग एलील है, क्योंकि एलील्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। तो MHC की जब हमने सीक्वेंसिंग करी अलग अलग पर्सन की, तो हमने देखा हर एक अलग अलग पॉपुलेशन के अंदर, या अलग अलग जो पॉपुलेशन के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, उनका MHC प्रोफाइल डिफरेंट था, मतलब देयर वाज सम डिफरेंसेस इन द जीन सीक्वेंसेस, ठीक है। और ईच सेट ऑफ एलील्स को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोटाइप, ठीक है। एक इंडिविजुअल के अंदर एक हैप्लोटाइप मदर से आता है, ऑब्वियसली ये क्रोमोसोम 6 के ऊपर है, तो हमें पता ही है कि एक क्रोमोसोम, जो भी हमारे अंदर क्रोमोसोम का पेयर है, तो एक क्रोमोसोम मदर से आया, एक फादर से आया, तो एक हैप्लोटाइप मदर से आता है, एक फादर से आता है, ठीक है। और ये आप थोड़ा सा इसमें याद रखना, ये एक दो ना टर्म्स होती हैं, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सिनजेनिक एंड कोनजेनिक, ठीक है। इनब्रेड माउस स्ट्रेन्स आर सिनजेनिक और आइडेंटिकल एट ऑल जेनेटिक लोकाई, मतलब कि दो ऐसी स्ट्रेन जिनके अंदर सब कुछ बिल्कुल सेम है, उन्हें बोलते हैं हम सिनजेनिक। जैसे होता है ना, माउस में आपस में ब्रीडिंग कराते हैं अलग अलग दो माउस की। अगर कॉन्जेनिक तब बोलते हैं इफ दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट एट ए सिंगल जेनेटिक लोकस और रीजन, मतलब दो सिनजेनिक वो माउस की स्ट्रेन है जिसमें सब कुछ सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल। कॉन्जेनिक के अंदर वैसे तो वो आइडेंटिकल होते हैं सिर्फ एक लोकस को छोड़ के, मतलब एक जगह पर दोनों में डिफरेंस है। एनी फिनोटिपिक डिफरेंसेस दैट कैन बी डिटेक्टेड बिटवीन कॉन्जेनिक स्ट्रेन्स आर रिलेटेड टू द जेनेटिक रीजन, क्योंकि दोनों में अगर आपको दोनों अलग अलग दिख रही हैं, दो स्ट्रेन अलग अलग दिख रही हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ DNA लेवल पे चेंज है ना, तभी वो दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। क्योंकि जो भी आपको फिनोटिपिक या कुछ भी दिखता है वो किस लेवल पे दिखता है आपको, DNA लेवल पे। किस लेवल पे दिखता है आपको, DNA लेवल पे। सो टू इनब्रेड माउस स्ट्रेन्स आर सिनजेनिक और आइडेंटिकल
एट ऑल जेनेटिक लोकाई, ठीक है। तो ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि अगर आइडेंटिकल है ऑल लोकाई पे तो उसे बोलते हैं हम सिंजेनिक, ठीक है। लेकिन अगर वैसे तो आइडेंटिकल है एक्सेप्ट एट सिंगल लोकस तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका कॉनजेनिक, उसे हम क्या बोलते हैं आपका कॉनजेनिक। ठीक है, तो नेक्स्ट बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स के बारे में कि वी हैव सो मैनी बेसिकली जीन्स जो कि एमएससी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू माउस में उसे हम क्या बोलते हैं H2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ह्यूमंस में क्या बोलते हैं HLA, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ना जैसे क्लास 1 2 3 और ये भी 1 वाला पार्ट दिखा रखा है, तो मतलब अलग अलग उनके अंदर रीजन्स होते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो कि क्लास 1 के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं H2K H2D H2L, तो ये अलग अलग टाइप के आपके मतलब प्रोडक्ट्स बनते हैं और फिर वो अलग अलग पार्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो एमएससी क्लास 2 है उसमें अलग अलग रीजन्स हैं, क्लास 1 में अलग अलग रीजन्स हैं, और इन रीजन्स के अंदर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तभी तो हम सबका एमएचसी प्रोफाइल अलग अलग है ना, ठीक है। क्योंकि इट इज ए कॉम्प्लेक्स, जैसे आप देखो 3 मैंने आपको बताया था ये कुछ कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन्स बनाता है, और यू कैन सी TNF अल्फा एंड TNF बीटा। तो ये यहाँ पर हमने ह्यूमंस का और माइस का कॉम्प्लेक्स दिखा रखा है, ठीक है। कि कौन कौन सी जीन्स, नाम देखो यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 2 में 1A 1E लिखा हुआ है, यहाँ पे DP DQ DR, तो ये जस्ट टू प्रेजेंट दैट ह्यूमंस में अलग जीन्स होती हैं, माइस के अंदर अलग जीन्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है ना काफी कॉम्प्लेक्स वो भी हैं आपके एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कई बार उनके ऊपर भी क्वेश्चन आया बट वो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं चीजें ना। बट चलो आपको पहले बेसिक्स आती हो कि आपको एटलीस्ट पता हो कि क्लास 1 क्लास 2 क्या होता है और उसके बारे में, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है ना जैसे वही एक माइस है उसका MHC प्रोफाइल अलग है दूसरे का अलग है, तो क्या आगे उनके अंदर कॉम्बिनेशन आएगा, तो ऐसे बड़े सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं। बट चलो उसमें आपने नहीं जाना, आप सिंपली याद रखो कि क्लास 1 और क्लास 2 क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम स्ट्रक्चर देखते हैं अब, तो जो MHC क्लास 1 होता है उसके अंदर एक तो होती है अल्फा चेन, और अल्फा के भी अलग 3 डोमेन्स होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3, ठीक है। और एक होता है आपका बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। और ये MHC क्लास 1 है, और MHC क्लास 1 जो कि ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होता है, ठीक है। और अभी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर ये जो क्लेफ्ट है इसे बोलते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, जहां पर आपका पेप्टाइड आके बेसिकली बाइंड करता है, ठीक है। अभी आप ये देखोगे कि पूरे एंटीजन को नहीं प्रेजेंट किया जाता, उस एंटीजन के सिर्फ थोड़े से पार्ट को प्रेजेंट किया जाता है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो पेप्टाइड बाइंड करता है ना उसमें सिर्फ 8 to 10 अमाइनो एसिड होते हैं, ओनली ए शॉर्ट पार्ट ऑफ दैट एंटीजन इज प्रेजेंटेड, वो भी आप देखोगे। और जो MSC क्लास 2 है यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ी सी जो पॉकेट है वो ओपन टाइप है, जैसे यहाँ पर थोड़ी पॉकेट क्लोज टाइप है, दिस इज क्लोज्ड, बट यहाँ पर जो पॉकेट है वो थोड़ी सी ओपन है। तो यहाँ पर जो बेसिकली पेप्टाइड बाइंड करता है उसके अंदर आपके 13 to 18 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे हो 2 चेन होती हैं अल्फा और बीटा, तो इधर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। इन केस ऑफ MSC क्लास 1 अल्फा 1 और अल्फा 2 आपका पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट बनाते हैं, जो आप देख सकते हो अल्फा 1 अल्फा 2। लेकिन इन केस ऑफ MSC क्लास 2 अल्फा 1 और बीटा 1 ये आपका क्या बनाते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, ठीक है। MSC क्लास 1 ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, MSC क्लास 2 इज प्रेजेंट ओनली ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। और अभी हम ये भी देखेंगे जोन से एंटीजन्स आपके होते हैं एंडोजीनस, एंडोजीनस मतलब जो सेल के अंदर ही बनते हैं, उनको प्रेजेंट करता है MSC क्लास 1। एंडोजीनस एंटीजेंस को कौन प्रेजेंट करता है MSC क्लास 1। और दूसरे होते हैं एक्सोजीनस, एक्सोजीनस होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको कौन प्रेजेंट करता है MSC क्लास 2, ठीक है। एंडोजीनस को करता है MSC क्लास 1। एंडोजीनस ऐसे होता है ना जैसे कोई कोई वायरस सेल के अंदर चला गया तो ऑब्वियसली वो सेल अब नॉर्मल है उसे मारना है, या कोई कैंसर सेल बन गया बॉडी के अंदर
तो वो होता है ना, कई बार सेल के अंदर ही किसी प्रोटीन में प्रॉब्लम आ गई तो वो कैंसर सेल बन गया एक तरह से। तो वो वाले एंटीजेंस क्या होते हैं, एंडोजिनस, जो सेल के अंदर होते हैं, और एक्सोजिनस वो होते हैं जो सेल के अंदर बाहर से आते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना, एंडोजिनस एंटीजेंस को कौन प्रेजेंट करता है, एमएससी क्लास 1, और एक्सोजिनस को कौन प्रेजेंट करता है, एमएससी क्लास 2। कौन करता है, एमएससी क्लास 2। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। अभी देखते हैं इसके बारे में, थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज बेसिकली योर एमएससी क्लास 1। तो अगर हम क्लास 1 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 45 किलो डाल्टन की अल्फा चेन होती है, जिसमें अभी आपने देखा 3 अलग अलग डोमेन्स होते हैं, एंड एसोसिएटेड नॉन कोवेलेंटली विद ए 12 किलो डाल्टन बीटा बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, बीटा 2 इज ए प्रोटीन एनकोडेड बाय ए हाईली कंजर्व्ड जीन लोकेटेड ऑन ए डिफरेंट क्रोमोसोम। वो कहते हैं कि जो अल्फा है वो एक जगह पर है, लेकिन बीटा 2 जो प्रोटीन है उसको बनाने वाली जो जीन है वो अलग क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है, और जब तक बीटा 2 नहीं लगेगा तब तक जो आपका क्लास 1 जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर जाके नहीं लगेगा। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ द अल्फा चेन with the beta 2 microglobulin is required for expression of class 1 molecules on cell membrane। क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, जैसे अगर सिर्फ अल्फा बीटा 2 नहीं है तब तक आपका तब एमएससी क्लास 1 लगेगा ही नहीं जाके। तो दोनों का बेसिकली एसोसिएट होना जरूरी है, क्योंकि जब दोनों एसोसिएट होंगे तभी जाके वो बेसिकली आपका जाके दे विल बाइंड एट द सरफेस ऑफ द बेसिकली सेल और on the cell membrane। ऐसे जो क्लास 2 है वो भी मैंने आपको बताया, इसके अंदर 2 चेन्स होते हैं, कौन कौन सी, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा का साइज होता है दैट इज 33 किलो डाल्टन और बीटा का 28। ठीक है, ईच चेन इन ए क्लास 1 मॉलिक्यूल, उसके अंदर 2 डोमेन है, जैसे अल्फा में आपने देखा अल्फा 1 और अल्फा 2 होता है, और बीटा के अंदर बीटा 1 एंड बीटा 2 होता है। तो जो अल्फा 2 और बीटा 2 वो मेम्ब्रेन के पास है, क्योंकि आप देख रहे हो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, एंड लाइक द मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल, जैसे उसमें अल्फा 3 और बीटा 2 है। एमएससी क्लास 1 जो था ना, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपने ये देखना है सेल की मेम्ब्रेन के पास कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इधर अल्फा 3 और बीटा 2 सेल की मेम्ब्रेन के पास है, और इधर अल्फा 2 और बीटा 2 आपका सेल की मेम्ब्रेन के पास है। ठीक है, सो bear sequence similarity to the immunoglobulin fold structure। For this reason जो class 2 MHC molecule है they are classified in the immunoglobulin super family। जैसे एंटीबॉडीज होती हैं तो उसी सुपर फैमिली में आता है, और जो अल्फा 1 और बीटा 1 है जो मेम्ब्रेन से दूर है वो आपका क्या बनाता है, एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट फॉर बेसिकली प्रोसेसिंग। ठीक है, फॉर प्रोसेस्ड एंटीजन। तो ये हमने डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि वहां पर अल्फा 1 और अल्फा 2 पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट बनाता है क्लास 1 के अंदर, और क्लास 2 के अंदर आपका अल्फा 1 और बीटा 1। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको क्लियर है। अब जैसे ये कंपैरिजन बता रखा है यहाँ पे, जो आपका पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन है वो यहाँ पर क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पे आपका अल्फा 1 बीटा 1। ठीक है, यहाँ पे इट इज क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे क्लोज होता है, इधर इट इज ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, जनरल साइज ऑफ द बाउंड पेप्टाइड दैट इज 8 to 10 अमाइनो एसिड्स फॉर क्लास 1, 13 to 18 फॉर क्लास 2। ठीक है, अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरली जो आपका क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ जो पेप्टाइड बाइंड करता है उसमें ना एंकर रेजिड्यूज होते हैं एट बोथ एंड्स ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, वो भी हम देखेंगे, मतलब जनरली होते हैं सेकंड और 9th पोजीशन पे। जैसे सबसे ज्यादा जो बाइंड करता है, मतलब जो हमने ज्यादा स्टडीज पे देखा है, तो वो 9 अमीनो एसिड वाले के साथ बेसिकली ज्यादा बेटर बाइंड करता है, ज्यादा एफिनिटी होती है क्लास 1 की। जैसे हमने देखा ना 8 to 10, बट ज्यादा एफिनिटी उनके लिए, उनके किसके लिए होती है, नोनामेरिक।
नोनामेरिक पेप्टाइड्स के लिए, ठीक है। तो उसमें हमने देखा है कि जो सेकंड और नाइन्थ पोजीशन है, जैसे सेकंड पोजीशन पे जनरली होता है ग्लाइसिन और टायरोसिन, ठीक है, और नाइन्थ पोजीशन पे आपका होता है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन या वैलिन, आइसोल्यूसिन या वैलिन। तो ये कुछ पोजीशंस हमने देखी हैं जो कि कंजर्व्ड हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंकर रेजिड्यूज, बिकॉज दीज रेजिड्यूज हेल्प कि जो पेप्टाइड है वो आपका बेसिकली फिट आ जाए पॉकेट के अंदर, ठीक है। तो क्लास 2 के अंदर ऐसे हम नहीं बोलते, इसमें तो जैसे वो पूरी लेंथ पे ही है, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता ज्यादा, बट इसमें जो एंकर रेसिड्यूज होते हैं वो दोनों एंड्स पे होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी पेप्टाइड बना रहे हो 9 अमीनो एसिड का, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो सेकंड और नाइन्थ पोजीशन पे ये अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। Nature of bound peptide, extended structure in which both end interact with the MHC cleft, but middle arcs up away from MHC molecule, ठीक है। वो जो भी बेसिकली आपका नेचर है, क्योंकि वो पॉकेट के हिसाब से उसको फिट होना पड़ेगा ना वहां पे, तो जैसे वहां पर थोड़ी क्लोज पॉकेट है उस हिसाब से पेप्टाइड लगेगा, इधर थोड़ी सी आपकी ओपन पॉकेट है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें क्या बता रखा है कि जो क्लास 1 MHC पेप्टाइड इंटरेक्शन, ठीक है, the bound peptides isolated from different class 1 molecule have been found to have two distinguishing feature। पहला फीचर यह है कि जो भी पेप्टाइड बाइंड करते हैं उनके अंदर 8 to 10 अमीनो एसिड्स हैं, बट मोस्ट कॉमनली 9, and they contain specific amino acid residues that appear to be essential for binding to a particular MHC molecule, ठीक है। बाइंडिंग स्टडीज हैव शोन दैट नोनामेरिक पेप्टाइड्स, जो भी मैंने आपको बताया, दे बाइंड टू क्लास 1 मॉलिक्यूल विद ए 100 और 1000 फोल्ड हायर एफिनिटी देन डू पेप्टाइड्स दैट आर आइदर लॉन्गर और शॉर्टर, suggesting that this peptide length is most compatible with the closed-ended peptide binding cleft in the class 1 molecule। क्योंकि ज्यादा एफिनिटी अगर किसी के लिए दिख रही है तो वो ज्यादा कंपैटिबल है। The ability of an individual class 1 MHC molecule to bind to a diverse spectrum of peptide is due to the presence of same or similar amino acid residues at defined positions along the peptide। अब भैया ना, अब जो क्लास 1 है, मतलब वो कह रहा है वो बहुत सारे पेप्टाइड के साथ बाइंड कर सकता है, मतलब बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि सेकंड पोजीशन पे ही हो और नाइन्थ पे ही हो, तो बाकी बीच में इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। एंड because these amino acid residues anchor the peptide into the groove of MHC molecule, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके anchor residues, ठीक है। so that is anchor residues। लेकिन अगर हम MSC क्लास 2 की बात करें तो as I told you, इसके अंदर जो पेप्टाइड्स बाइंड करते हैं उसके अंदर 13 to 18 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, समवट लॉन्गर देन द नोनामेरिक पेप्टाइड्स जो कॉमनली क्लास 1 के साथ बाइंड करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉकेट जो है वो ओपन है दोनों एंड्स पे, और इनके अंदर कुछ कंजर्व्ड मोटिव्स होते हैं, मतलब मोटिव इज सिंपली एक तरह से सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। मोटिव हम किसको बोलते हैं, सुपर सेकेंडरी, मतलब जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ कंजर्व्ड मोटिव होते हैं, बट इनके अंदर ऐसे कंजर्व्ड एंकर रेसिड्यूज आपके नहीं होते, ठीक है। इन एडिशन ओवर 30% ऑफ द पेप्टाइड्स जो कि हमने क्लास 2 मॉलिक्यूल से एल्यूट करे हैं, उनमें एक तो प्रोलिन होता है सेकंड पोजीशन पे, और एक अनदर क्लस्टर ऑफ प्रोलिन्स एट द कार्बोक्सी टर्मिनल एंड, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी ऐसे पेप्टाइड बना रहे हो तो कहते हैं एक तो सेकंड पोजीशन पे प्रोलिन होता है, और जो भी आपका जैसे 13 to 18 है बीच में जो भी है, और क्लस्टर ऑफ प्रोलिन हमने कहाँ पर देखा है, कार्बोक्सी टर्मिनल एंड पे, क्योंकि कोई भी प्रोटीन होता है उसमें ये एन टर्मिनस होता है, ये क्या होता है आपका सी टर्मिनस। तो इसमें ऐसे एंकर रेजिड्यूज का कंसेप्ट नहीं होता, इनके अंदर क्या होता है, एक जगह पर एक सेकंड पोजीशन पे प्रोलिन देखा है, क्योंकि ये तो आपको ना उन पेप्टाइड्स को वहां से जो भी एमएचसी के साथ बाउंड है उनको रिमूव करो, फिर उनकी सीक्वेंसिंग करो, और सीक्वेंसिंग के बाद पता लगता है ये फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, या जैसे अभी हमने ये डिस्कस करा कि क्लास 1 के साथ जो बाइंड करते हैं उसमें सेकंड पोजीशन पे ग्लाइसिन टायरोसिन होता है, नाइन्थ के ऊपर आपका आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन या
आपका वैलिन होता है। ठीक है, सो क्लास 1 एंड क्लास 2 मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट वेरिएशन इन द रीजन दैट बाइंड्स टू पेप्टाइड्स। ठीक है, अब देखो क्या ना, जैसे अभी हमने कहा कि बहुत सारे एलिलिक वेरिएंट्स हैं। जैसे अब हमने कहा कि आप अलग अलग मेंबर्स में स्टडी करोगे तो आपको इनके अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेवरल 100 डिफरेंट एलिलिक वेरिएंट्स ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 हैव बीन आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस। ठीक है, एनी वन इंडिविजुअल हाउएवर एक्सप्रेस ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर जो हमने स्टडी करा है अप टू 6 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास 1 होते हैं और 12 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास 2 होते हैं। पॉपुलेशन में तो अलग अलग टाइप के ना, जैसे आप अलग अलग को देख रहे हो तो उनके अंदर अलग अलग टाइप के, बट एक पर्सन के अंदर सिर्फ एमएससी क्लास 1 सिर्फ 6 टाइप्स के होंगे और एमएससी क्लास 2 सिर्फ 12 टाइप्स के। मतलब इतना लिमिटेड नंबर ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट एन एनॉर्मस एरे ऑफ डिफरेंट एंटीजेनिक पेप्टाइड टू टी सेल्स। मतलब इन्होंने ही प्रेजेंट करना है बस, क्योंकि एंटीजन तो मैंने आपको बताया ना उनका नंबर तो बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इतने सारे टाइप के बैक्टीरिया, इतने सारे टाइप के वायरसेस हैं, इतने सारे टाइप के फंगस हैं, तो किसी को भी किसी चीज का भी इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो उसको प्रेजेंट तो इसने करना है। ठीक है ना, जनरली मोस्ट ऑफ द जो भी इन्फेक्शन होते हैं ना, वायरस, फंगस या प्रोटोजोन हो गए, इनके अगेंस्ट टी सेल का ही रिस्पॉन्स आता है। और टी सेल का रिस्पॉन्स आने के लिए एमएससी क्लास के साथ एंटीजन का लगना जरूरी है, क्योंकि टी सेल तो सिर्फ उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं ना जो कि एमएचसी क्लास के साथ लगे होते हैं। ठीक है, सो ए गिवन एमएचसी मॉलिक्यूल कैन बाइंड न्यूमरस डिफरेंट पेप्टाइड्स। मतलब एक ही, क्योंकि अब सिक्स सिक्स ही आपके पास एमएससी क्लास 1 है, 12 भी एमएससी क्लास 2 है। लेकिन अगर मैं वैसे एग्जांपल ले लूं, अगर मैं कह दूं एंटीजन आपके पास 1000 है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इन एक एमएचसी को बहुत सारे एंटीजन के साथ बाइंड करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि सम पेप्टाइड्स कैन बाइंड टू डिफरेंट एमएचसी मॉलिक्यूल, कि एक पेप्टाइड जो है वो एमएचसी क्लास में भी बड़ी सारी टाइप्स है ना, अगर आपके अंदर 6 टाइप्स हैं तो एक ही एंटीजन अलग अलग एमएचसी क्लास 1 के साथ भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ब्रॉड स्पेसिफिसिटी बिटवीन द पेप्टाइड एंड एमएचसी मॉलिक्यूल, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस मतलब यही है कि मतलब आपके अंदर एमएससी क्लास का नंबर लिमिटेड है, बट उनको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस को प्रेजेंट करना है, तो इस इंटरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोमिस्कस। क्या बोल सकते हैं हम आपका, प्रोमिस्कस। ठीक है, तो यू ए सिंगल इंडिविजुअल हैड ओनली 6 अप टू का मतलब क्या बताएं, इससे भी थोड़े कम हो, बट मैक्सिमम अप टू 6 एमएससी क्लास 1 एंड 12 एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल, बस यही होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देर आर 2 डिफरेंट पाथवेज। ठीक है, तो एक एंटीजन वो होता है जो कि आपका एंडोजिनस होता है, जिसे कौन प्रेजेंट करता है, क्लास 1 एमएचसी। ठीक है, और एक होता है आपका एक्सोजिनस, जिसे कौन प्रेजेंट करता है, एमएससी क्लास 2। ठीक है, अब इसमें आप स्टेप्स देख सकते हो, जैसे अब फर्स्ट एंडोजिनस। एंडोजिनस में आप कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सेल अगर वायरस इन्फेक्टेड है या कोई कैंसरस सेल है, वो एंटीजन को आप एंडोजिनस मान के चल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एंडोजिनस एंटीजन को कौन डिग्रेड करता है, आपका प्रोटियासोम। ठीक है ना, कौन डिग्रेड करता है, जिसे मतलब यूबीक्यूटिन मेडिएटेड होता है, यूबीक्यूटिन जो कि डिग्रेड करता है। ठीक है, नाउ ये जो पेप्टाइड है इसको बेसिकली ट्रांसपोर्ट कराया जाता है बाय टैप। ये एक तरह से ट्रांसपोर्टर होता है जो कि बेसिकली एंटीजन को क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। इसका काम क्या होता है, एंटीजन को ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो, दिस इज टैप इज ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग, एंटीजन प्रोसेसिंग, एंटीजन प्रोसेसिंग। ठीक है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू आरईआर वाया टैप, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। ठीक है,
उसके बाद बेसिकली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका क्लास 1 MHC है, जिसके साथ पहले क्या लगा हुआ है, कैलनेक्सिन। ये लिखा हो ना, क्लास 1 MHC अल्फा चेन बाइंड्स कैलनेक्सिन। देन उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर β2 माइक्रोग्लोबिन लगता है, उसके बाद कैलनेक्सिन आपका डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। फिर और प्रोटीन्स आगे लगते हैं, जैसे एक प्रोटीन का नाम है कैल रेटिकुलम और एक आपका टैपेसिन, ठीक है। नाउ नाउ दिस कॉम्प्लेक्स कैप्चर्स द पेप्टाइड। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसने पेप्टाइड को कैप्चर करा, RER से कहाँ पे चला गया, गोल्जी के पास, और अल्टीमेटली आप देख सकते हो इट विल बी एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये अभी हम करेंगे, इसमें क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। एक तो आप ये याद रखना टैप, इसमें भी दो होते हैं, वो एक होता है टैप 1 और एक होता है टैप 2। ये दोनों मिलके ही एक तरह से ये हेट्रोडाइमर होता है, और ये दोनों मिलके ही पैसेज बनाते हैं कि जो प्रोसेस्ड एंटीजन है, क्योंकि ये तो बाहर है ना साइटोसोल में, उसको ER के अंदर लेके आना है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो बाइंडिंग एंटीजन की हुई है MHC के साथ, वो कहाँ पर हुई है, ER के अंदर। कहाँ पर हुई है, ER के अंदर। अब दूसरा हमारे पास है जो एक्सोजीनस एंटीजन है, जिसको बाहर से आना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका MSC क्लास 2 है, इसके साथ एक चेन लगी होती है जिसे बोलते हैं हम इनवेरिएंट चेन, ठीक है। क्लास 2 MHC अल्फा एंड बीटा, अभी हम स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, एक इनवेरिएंट चेन लगी होती है ताकि एंडोजीनस एंटीजन ना बाइंड करे एंडोजीनस को, क्योंकि ER के अंदर एंडोजीनस आ गया तो इनवेरिएंट चेन इस चीज को ब्लॉक करती है कि एंडोजीनस एंटीजन इसके साथ ना बाइंड करे, ठीक है। एंडोजीनस को किसके साथ बाइंड कराना है आपने, क्लास 1 के साथ। उसके बाद MSC कॉम्प्लेक्स इज रूटेड थ्रू गोल्जी टू एंडोसिटिक पाथवे, जैसे आप यहां देख रहे हो। इनवेरिएंट चेन इज डिग्रेडेड, जो इनवेरिएंट चेन डिग्रेड हो जाती है और एक सिर्फ फ्रैगमेंट उसका रह जाता है, जिसे बोलते हैं क्लिप। क्या बोलते हैं, क्लिप। उसके बाद जैसे ये आपका इनवेरिएंट चेन जो कट होगी वो हट गई, उसके बाद एक्सोजेनस एंटीजन इज टेकन अप। जो ये एक्सोजेनस एंटीजन बाहर से आया, ये वेसिकल के अंदर गया और ये जाके बाइंड करा किसके साथ, MSC क्लास 2 के साथ, और जो क्लिप लगा हुआ था वो एक्सचेंज हो गया। ये एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या बता रखा है, HLA-DM। ये मेडिएट एक्सचेंज ऑफ क्लिप फॉर एंटीजेनिक पेप्टाइड। क्लिप हट गया, एंटीजेनिक पेप्टाइड लग गया, एंड दिस विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों पाथवे के अंदर फर्क है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 के अंदर जो बाइंडिंग है वो आपकी ER में ही होती है, बट क्लास 2 में तो आप देख रहे हो ना, ये बाद में एंटर करा है, और जो भी वेसिकल है उसके अंदर ये जाएगा आपका, एंड देन इट विल बाइंड टू द MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसिंग ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2, ठीक है। ठीक है, तो ये जो इमेज है यहाँ पर दो टर्म्स लिखी हुई हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोटियाजोम और एक टर्म क्या लिखी हुई है, इम्यूनोप्रोटियोजोम। देखो क्या होता है ना, जैसे अगर आपको याद हो, जैसे हमने पढ़ा था सेल साइकिल, उसमें हमने क्या बात करी थी कि आपका साइक्लिन बी की डिग्रेडेशन होती है, ठीक है ना। अब जो साइक्लिन बी की डिग्रेडेशन होती है तो वो भी प्रोटियाजोम ही कराता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है ना, साइक्लिन बी की डिग्रेडेशन तो हमें इसलिए करानी थी क्योंकि सेल को मेटाफेज से एनाफेज में लेके जाना था। लेकिन अब वो जो डिग्रेडेशन है वो अलग मोटिव है। लेकिन जो इम्यूनोप्रोटियोजोम है, इसमें हमारा मोटिव क्या है कि जो प्रोटीन डिग्रेड होके बने उसको हमें प्रेजेंट करना है, क्योंकि वो फॉरेन है। अब ये थोड़ा है कि जो साइक्लिन बी को डिग्रेड करा तो उसको थोड़ा प्रेजेंट करना है, वो तो डिग्रेड इसलिए करना था ताकि सेल मेटाफेज से एनाफेज में जाए। तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोटियोजोम, कि बहुत सारे प्रोटीन जो सेल के अंदर बनते हैं उन्हें हमें डिग्रेड करना होता है, क्योंकि उनका काम हो गया उसके बाद उन्हें डिग्रेड कर दो। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, जनरली जिसको हमें प्रेजेंट करना है, जो जो कि बेसिकली आपका द पेप्टाइड दैट शुड बी प्रेजेंटेड बाय योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, या जो भी प्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या होता है ना, इसके एक तो थोड़ा सा फर्क प्रोटियोजोम में होता है, जैसे इसके अंदर β1 β2 β5 है, इसके अंदर दिखा रखा है β1I β2I और β5I। मतलब ये वाला प्रोटियोजोम तभी बनता है जब जब सेल को बेसिकली उसके अंदर कोई एंटीजेनिक पेप्टाइड है, जब उसको डिग्रेड करना है, ये सिर्फ तभी एक्सप्रेस होता है, ठीक है। जैसे ये
अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि 2-3 प्रोटीन्स के नाम है जो मेनली आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एंडोजिनस एंटीजेंस द साइटोसोलिक पाथवे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन यूकैरियोटिक सेल्स प्रोटीन्स लेवल्स आर केयरफुली रेगुलेटेड, एवरी प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू कॉन्टिन्यूअस टर्नओवर एंड इज डिग्रेडेड एट ए रेट दैट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, सम प्रोटीन जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गए, साइक्लिन्स हो गए, कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं, दे हैव ए वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, डीनेचर्ड, misfolded, and otherwise abnormal proteins are degraded rapidly. The pathway by which endogenous antigen are degraded for presentation with MSC class 1 basically utilizes the same pathway involved in the normal turnover and of intracellular protein. मतलब जैसे नॉर्मली प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, वैसी डिग्रेडेशन यहाँ पर भी होती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा जो बेसिकली जो एक तरह से आप कह सकते हो कि, लेकिन जो नॉर्मली सेल में प्रोटीन डिग्रेड हुआ है उसको आपने सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं करना है, बट इनको प्रेजेंट करना है। ठीक है ना, क्योंकि तभी तो जो आपके टी सेल्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे ना। जैसे मान लो साइक्लिन भी डिग्रेड हुआ, उसको थोड़ा आपने प्रेजेंट करना है, वो तो नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उनको तो डिग्रेड करना ही है क्योंकि उनका काम हो गया। लेकिन ये यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, बेसिकली उन प्रोटीन्स की जो बेसिकली जो एंटीजेंस हैं, क्योंकि उनको हमें उनकी प्रोसेसिंग ऐसे करनी है कि उनको सेल सरफेस के ऊपर हमने एक्सप्रेस कराना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चलो ये तो नॉर्मली लिखा हुआ है कि प्रोटियासोम के बारे में, जैसे मेन यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के नाम है जो आपको याद रखने हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस indicates that the immune system utilizes this general pathway of protein degradation to produce small peptides for presentation with MSC class 1 molecule. The proteasome involved in antigen include two subunits encoded within MSC gene cluster, that is LMP2 and LMP7. ये आपने याद रखना है क्योंकि ये दो मेन नाम है, LMP2 and LMP7, ये दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये जनरली एमएससी जीन क्लस्टर ही बनाता है, एंड ए थर्ड नॉन एमएससी प्रोटीन LMP10. ऑल थ्री आर इंड्यूस्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ टी सेल साइटोकाइन। इनको इंड्यूस कौन कराता है, इंटरफेरोन गामा। द पेप्टिडेज एक्टिविटी, अब ये जो तीनों है ना, इनकी एक्टिविटी के कारण ही पेप्टाइड जनरेट होते हैं। जैसे हम नॉर्मल में तो ये नहीं बनते क्योंकि ये एमएससी क्लस्टर के, क्योंकि ये तभी एक्सप्रेस होंगे जब कोई एंटीजन बॉडी के या सेल के अंदर आएगा, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, उस एंटीजन को ब्रेक करते हैं। नॉर्मली तो चलो जो होता है वो तो अलग बात है, बट इन LMP2 LMP7 या जो हमने एक LMP10 लिखा है, ये तभी इंड्यूस होते हैं जब सेल के अंदर कोई एंटीजन आया है। ठीक है, जैसे अगर हम एंडोजिनस एंटीजन कह लें, सच प्रोटियासोम फॉर एग्जांपल शो इंक्रीज हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दैट फॉलो बेसिक और हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज। ठीक है, सो ये जैसे बता रखा है, तो ये पेप्टाइड जो है वो MSC क्लास 1 के साथ जो बाइंड करते हैं, बेसिकली दैट बाइंड टू क्लास 1 MSC टर्मिनेट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय हाइड्रोफोबिक और बेसिक रेजिड्यूज। ठीक है, तो ये जनरली चलो जो भी नेचर है, जैसे अभी हमने देखा था कि सेकंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 9th पोजीशन पे क्या होना चाहिए, तो ये जो दोनों पेप्टिडेजेस हैं ये एंटीजन को ऐसे डिग्रेड करते हैं कि वो पेप्टाइड्स बने जो MSC क्लास 1 या 2 के साथ लगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने जनरली अगर एंडोजिनस की बात करिए तो ऑब्वियसली वो MSC क्लास 1 के साथ बाइंड करेगा, एक्सोजिनस है तो वो MSC क्लास 2 के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, तो मेन मोटिव यही था बताना, ये दोनों प्रोटीन का नाम आप याद रखना, और बाकी एक टैप 1 और टैप 2, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आया ना उसमें एक ऑप्शन थी कि टैप 1 टैप 2 चाहिए होता है, एक में लिखा होता है LMP2 LMP7 चाहिए होता है, एक ऑप्शन में था कि ये चारों चाहिए होते हैं, क्योंकि LMP2 और LMP7 का काम है उसको डिग्रेड करना, लेकिन जो टैप 1 और टैप 2 का काम है उसको ER के अंदर लेके आना। तो चारों के चारों प्रोटीन आपको चाहिए अगर आपको एंटीजन को ER के अंदर लेके आना है, या जो एंटीजेनिक पेप्टाइड है उसको ER के अंदर लेके आना है, क्योंकि एंटीजेनिक पेप्टाइड और जो आपका MSC क्लास 1 है उनकी बाइंडिंग ER के अंदर ही होनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें।